तो बात कर लेते हैं स्वपरागण। मैंने बता दिया है पिछले ही वीडियो में, अब अगले वीडियो में पर मेरा पर परागण स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में, क्योंकि पूरा वीडियो आपके लिए ही है और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ जो परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती हैं, मतलब पूछ ही जाएंगे। मैं इस बार वही प्रश्न लेके आया हूँ जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता पर परागण की। कल हमने स्वपरागण आपको पढ़ा दिया था। पर परागण, इसे पर निषेचन भी बुलाएंगे हम लोग, पर निषेचन। कभी कभी प्रश्न का नाम बदल दिया जाता है और इसी वजह से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान मत होना। देखो, कल हमने एक पेड़ पे जितने सारे पुष्प हैं उनके बीच निषेचन करवाया था, उसमें क्या हुआ था, स्वपरागण हुआ था। अब मैं अलग अलग पेड़ लूंगा। मान लीजिए एक हमारा ये पेड़ हो गया, इसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, इसमें भी बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। दूसरा पेड़ हमारा इधर हो गया, इसमें देखो फूल लगे हुए हैं, इसमें देखो फूल लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो फूल लगे हुए तो कहीं ना कहीं इसमें भी क्या होगा, आपको मान लीजिए ये हमने लगा दिया, ये हमने स्टिग्मा बना दिया, आपकी क्या बना दी, स्टिग्मा बना दिया है आपका, जिसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। आप पिछला वीडियो जरूर देख लें, अगर बच्चों को समझ नहीं आएगा तो कहानी खराब हो जाएगी, तो पिछला वीडियो जरूर देख लें। मान लीजिए आप इस पुष्प में हमने एक वो बना दिया, क्या ये परागकोश बना दिए। तो देखो पर परागण में होता क्या, परिभाषा आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। पर परागण में आखिर होता क्या है? पर परागण मतलब किसी पुष्प के, ये क्या है, परागकोश, किसी पुष्प के परागकोश से निकलकर, परागकोश से निकलकर क्या निकलते, परागकोश से पराग कण निकलते हैं भाई। परागकोश से निकलकर पराग कण, परागकोश से निकलकर पराग कण किसी अन्य पुष्प, मतलब अन्य पेड़ के अन्य पुष्प। अब यहाँ पेड़ अलग अलग हैं, देखा होगा आप, कल हमने जो पढ़ाया था उसमें पेड़ एक था। किसी अन्य पेड़ के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाए, कहाँ पे चिपक जाए, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर चिपक जाए। हिंदी में बोले तो वर्तिकाग्र, इंग्लिश में बोले तो स्टिग्मा। क्या परिभाषा है कि किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी अन्य पेड़ के किसी अन्य पुष्प, मतलब किसी अन्य पेड़ के पुष्प पर, अन्य कोई भी पेड़ हो सकता है, उसके पुष्प पर वर्तिकाग्र पर चिपक जाए, यही होता है आपका पर निषेचन, पर परागण। बहुत इजी है। किसी परागकोश से परागकण निकलकर, आप बता सकते हो, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी अन्य पुष्प, ठीक है, किसी अन्य पुष्प मतलब अन्य पेड़ के किसी अन्य पुष्प। अब देखो हमने ये पहले ही बना दिया चित्र, आप कंफ्यूज ना क्यों, अलग अलग चित्र बना तो अलग अलग पेड़ हैं, तो किसी अन्य पेड़ के अन्य, मतलब अन्य पेड़ के पुष्प के स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। अब पर परागण पिछली बार पर निषेचन के नाम से प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसमें कतई परेशान ना हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये मान चलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परीक्षा में इनके बारे में पूछा ना जाए। आप बिल्कुल तैयारी होकर इसकी मतलब बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि चलो भाई अब देख लेते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में, और थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहेंगे हम। तो स्वपरागण पर परागण आपका पूरा हो गया, स्वपरागण और पर परागण आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाँ, इसमें और एक बात समझ लो, क्या है, जैसे कल हमने पुष्प का डायग्राम बनाया था, उसमें एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी। एक लिंगी पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। तो आप बता देना कि ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक लिंग पाया जाता है, नर या मादा, नर या मादा, वो क्या कहलाएंगे, एक लिंगी। और ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी कहलाएंगे। अब जैसे मैं कहूँ आपका वो हो गया, लौकी होगी, कद्दू हो गया, ये सब एक लिंगी में आते हैं। जैसे नार टाइप के जो भी होते हैं वो एक लिंगी में आते हैं। और आपके द्विलिंगी पुष्प बता देना, कनकौआ, ये अरे यार द्विलिंगी पुष्प बहुत सारे हैं, बहुत बड़े। आप गुड़ैल बता सकते हो, सरसों बता सकते हो, और ठीक है, तो ये बहुत सारे द्विलिंगी पुष्प में आएंगे। ठीक है, पौधे बहुत हैं। खट्टी बुट्टी आपने देखा होगा, वो बूटी होती क्या होती। चलो भाई, अब एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प को हमने बता ही दिया कि एक लिंग जिसमें होता है या नर हो या मादा वो एक लिंग होगा, जिसमें द्विलिंग होगा मतलब वो दोनों होना चाहिए उसमें, जैसे कि नर और मादा दोनों होना चाहिए, तब वो द्विलिंगी होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम।
देखो वायु परागण और कीट परागण मैंने बता ही दिया था। वायु कैसे हवा से, कि पिछले वीडियो में बताया था कि वायु परागण में क्या होता है, चिपक जाते हैं। क्या, मान लीजिए ये पुष्प है और हवा चली, इनके पुष्प आपस में चिपक गए हवा से, और हवा से इनके पराग कोष गलती से निकलकर, परागकण निकलकर इसके वर्तिकाग्र पर चिपक जाए। तो ये देखो हवा, अगर मैं कहूँ वायु परागण में, अगर आपसे पूछा कि वायु परागण में क्या होता है, तो वायु परागण हमारे ख्याल से आप स्वपरागण में रखेंगे, क्योंकि आप जब याद रखो कि वायु परागण में ज़्यादातर पास पास जो मतलब पेड़ में फूल लगे होते हैं वो आपस में चिपकते रहते हैं आपस में। तो ये इनमें क्या होता है, एक पेड़ होता है तो स्वपरागण में ये ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं हो कि उसमें ना आए, पर परागण में आ सकते हैं। कब आ सकते हैं, जैसे पास पास अगर पेड़ खड़े हों तो उनकी हवा तेज चली तो उसमें टच कर गई, उन पौधों में उनके फूल टच कर गए, तो ये पर परागण भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं इसमें स्वपरागण हो, लेकिन ज्यादातर आपको स्वपरागण देखने को मिलेगा। लेकिन पर परागण भी देखने को मिलेगा कब, जब मान लो पास पास अगर पेड़ लगाए गए हों तब पर परागण आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, वायु परागण तो हो ही गया, जल परागण की बात कर लेते हैं। चलो भाई, जल परागण बच्चों के बारे में कहा था कि सर हमें जल परागण के बारे में बताना। तो अब ये कि जल निगमन पौधों में कभी कभी ऐसा होता है कि जो जल में मतलब पौधे होते हैं उनमें देखो जल परागण ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि कभी कभी देखो मान लीजिए जल है और यहाँ तक हमारा जल है, अब यहाँ से ये पराग कोष से यहाँ का तैरते हुए पानी में निकल के परागकण यहाँ पर आ गए। तो पानी में तैर कर अगर यहाँ से चिपक जाते हैं आकर, मतलब पानी में तैर कर, मान लीजिए परागकोश से परागकण निकले, अब पानी में तैरते हुए इसके वर्तिकाग्र पर चिपक गया आकर, तो ये जल परागण हो जाएगा। ठीक है, और भी कारण जल के हो सकते हैं, यही नहीं कि पानी में तैरते हुए, किसी भी कारण जल की वजह से अगर ऐसा होता है तो वो जल परागण होगा। हाँ, सबसे अगर इम्पोर्टेंट है इसमें कृत्रिम परागण। हाँ, कृत्रिम परागण के बारे में अक्सर बच्चों के बारे में पूछ लिया जाता है। कृत्रिम परागण, ठीक, कृत्रिम परागण के बारे में इतनी बार अगर पूछो, इसमें एक बैंगिंग तकनीक के माध्यम से ये करवाते हैं। बैंगिंग एक तकनीक होती है जिसे हम एक और नाम से दिया गया है बोरा वस्त्रावरण, बोरा वस्त्रावरण का नाम भी दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया, बैंगिंग या बोरा वस्त्रावरण नाम भी दिया गया। तो कृत्रिम परागण देखो, आप पहले तो ये समझ लो कृत्रिम होता क्या है। कृत्रिम होता क्या है, अब देखो मानव क्रियाकलाप द्वारा, मानव क्रियाकलाप द्वारा जो भी प्रक्रिया होती है वो क्या में आती है, कृत्रिम में आती है, मानव क्रियाकलाप द्वारा। अब मान लीजिए बहुत सारे, मान लीजिए पौधे मानव ने ये आप एक बोरा सा एक बना लिया हल्का सा, वो जैसे हम पन्नी में मिट्टी वगैरह भर ली जाती है तो यहाँ बीज वगैरह लगा, तो यहाँ पर मान लीजिए पौधा हुआ। अरे यार कैसा घटिया पौधा बना दिया आपने, चलो ऐसा बना दे रहे, ऐसे फूल लगाए दे रहे हम। ये पौधा मान लीजिए मैं, अब इसके ऊपर एक पन्नी लगा दीजिए काली सी, मान लीजिए पन्नी लगा दी, जिससे क्या होता कि कोई बाहरी से इसके ऊपर परागण ना कर पाए। अब इसमें मानव क्या करता है, इसके पराग को, इसमें क्या हो वर्तिकाग्र पर कहीं से मान लीजिए किसी पराग को से परागकण ले आता है, परागकण ले आता है और उस पन्नी को हटाकर उसके ऊपर डाल देता है और फिर पन्नी वैसे रख देते हैं। तो क्या होता है, ये कृत्रिम परागण करवाता है इस प्रकार से मानव। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, बैंगिंग, प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बैंगिंग भी कहेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रक्रिया को याद जरूर रखेंगे। कृत्रिम परागण मतलब मानव क्रियाकलाप द्वारा जो भी परागण करवाया जाए तो वो क्या कहलाएगा, कृत्रिम परागण कहलाएगा। ठीक है, और ये परागण ज्यादातर आप बता सकते हैं किस में आएगा, स्व में नहीं आएगा, पर में आएगा। ठीक, स्व में नहीं, क्योंकि स्व में तो आप अगर उनके अंदर ही परागण हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो पर परागण और स्व परागण में अंतर बहुत बार पूछा गया, तो हमने परिभाषा बता दी, उन्हीं से आप अंतर भी कर लेना। ठीक है, अब देखो लिखा है निषेचन, पौधों में निषेचन क्या होता है। देखो आप ये पुष्प की बात कर लें, पुष्प में क्या होता है हमने बताया था। आप अगर निषेचन जानना है तो कल वाला वीडियो आप जरूर देख लें, जो पुष्प के बारे में ने डिटेल चित्र बनाया था। पुष्प में हमने कहा जब किसी पराग कोष से परागकण निकल कर वर्तिका पर चिपक जाते हो, और चिपकने के परागकण वो धीरे धीरे नीचे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, अंडाशय तक आते चलते हुए, पराग नलिका के माध्यम से चल के आते हैं, और वहाँ पर जब अंडाशय से ये नर वाले भाग चिपक जाते हैं तो वहाँ निषेचन क्रिया कम बंद हो जाती है। ठीक है, तो यही होता है। आप कल वाला वीडियो जरूर देख लें। भ्रूणपोष क्या होता, मान लीजिए कल हमने चित्र बनाया तो वहां पर एक, मान लीजिए हमने इस प्रकार से दिखाया था। अब मान लीजिए यहाँ पर भ्रूण बना हुआ, ये क्या है, भ्रूण है। अब इसके ऊपर जो चारों ओर जो परत लगी होती है इसके भ्रूण के चारों ओर, उसे क्या बोलेंगे, भ्रूण पोष। अब इसका काम क्या होता है, जैसे प्लेसेंटा है, अभी कल हमने पढ़ा प्लेसेंटा, इसका काम क्या होता है, वो भ्रूण की रक्षा करती है, उसको भ्रूण को एनर्जी देता है, भ्रूण को विकास युक्त बनाता है, मतलब वो धीरे धीरे अच्छा बन जाए भ्रूण, मतलब
पौधों को जन्म देने में उसे कोई समस्या ना हो, तो भ्रूण की रक्षा करने के लिए काम करते करते भ्रूण पोष, मतलब भ्रूण का पोषण करना, सीधा बता सकते हो भ्रूण का पोषण करना ही भ्रूण पोष कहलाएगा। ठीक है, एक भ्रूण कोष होता है। भ्रूण कोष क्या होता है, जो भ्रूण के अपने अंदर, भ्रूण को अपने अंदर रखता है, भ्रूण को अपने अंदर रखता है, उससे कहेंगे भ्रूण कोष कहेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। वैसे भ्रूण कोष और भ्रूण पोष के बारे में बहुत बच्चे कंफ्यूजन है। भ्रूण पोष मतलब भ्रूण का पोषण करने वाला, और भ्रूण कोष मतलब भ्रूण को अपने अंदर रखने वाला। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, अब देखो एक द्विनिषेचन का प्रश्न बहुत पूछा गया है। दो निषेचन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। द्विनिषेचन, जिसमें त्रिशल्यन भी आ जाता है, त्रिशल्यन भी इस नाम से पूछे निषेचन। द्विनिषेचन होता है दोहरा निषेचन जिसे बोला गया, दोहरा निषेचन। द्विनिषेचन मतलब या दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन मतलब दोहरा निषेचन। ठीक है, अब समझ लेते हैं। देखो, द्विनिषेचन मतलब ये होता है, एक सेकंड टाइमिंग जरूर देखना, टाइम है यार ऐसा है कि हाँ भी तो चलो। द्विनिषेचन मतलब क्या होता है, मान लीजिए निषेचन नर और मादा के बीच होता है। मान लीजिए नर और मादा के बीच क्या होता है, निषेचन होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है ये निषेचन तो हो ही रहा है, अगर एक और अलग से नर भाग, नर वाला भाग एक और अलग से यहाँ से चिपक जाए, इसके साथ क्रिया कर ले, इसके केंद्र के साथ क्रिया कर ले, तो ये कहलाएगा दोहरा निषेचन। कैसा कहलाएगा, दोहरा निषेचन। ये आपकी भाषा में समझाने के लिए, वैसे इसकी परिभाषा तो बहुत डिफिकल्ट है। त्रिसंलयन, दो मिले एक तीसरा और मिल रहा है, त्रिसंलयन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, त्रिसंलयन होगा, ध्रुव केंद्रीय संलयन हो रहा है। तो इस प्रकार में द्विनिषेचन प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको परीक्षा में देख लिख आना है यार। परीक्षा में अगर लिखोगे नहीं तो नंबर कहाँ से देगा एग्जामिनर। आप लिख के बनाकर बताइए भाई, तभी तो आप बता पाएंगे कि आखिर होता क्या पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों को देखो, पेड़ पौधों को समझना इतना आसान नहीं है। वैज्ञानिक तौर पर हम लोगों को जो जानकारी दे दी कि हम लोग उसी के आधार पर मानते हैं, लेकिन आपको अपने पास से भी तो कुछ जानकारी होनी चाहिए कि हम का पौधों के बारे में जानते हैं। आप तो खेती करते हैं, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे हैं जो खेती करते हैं, उनका अगर वो इस प्रकार की चीजें ना लिख पाएंगे तो बड़ी समस्या होगी भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ, द्विनिषेचन। अब हाँ, द्विनिषेचन समझ लिया आपने। क्या हमने बताया था कि नर और मादा तो निषेचन करते सभी को पता है, लेकिन तीसरा एक और नर आ जाता है तो भैया क्या हो जाता है, द्विनिषेचन। अगर मैं कहूँ, आपने खूब देखा हुआ, निषेचन तो बहुत हो सकते हैं, एक और नर आ सकता है, एक और नर आ सकता है, तो बहुत सारे निषेचन हो सकते हैं। लेकिन हाँ, उसने दो निषेचन पूछा है, मतलब त्रिसंलयन क्रिया हो रही है, तीन मिल रहे हैं, तो हाँ दो निषेचन होगा। लेकिन नर वाला भाग याद रखना। ठीक है, एक मादा दो नर। ओके, ठीक। लिखा फल का निर्माण कैसे होता है। अभी अरे यार, अभी फल का निर्माण कैसे, अब सीधी सी बात है, आपने पौधा जमाया, उसमें पुष्प आया, पुष्प से अंडाशय बना, अंडाशय से क्या बना, फल बना। ये तो अच्छी बात है, आपको पता होता है अंडाशय से क्या बनता है, फल बना, फल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर लिखा बीज का निर्माण कैसे होता है। आप अरे यार, अगर फल बनेगा तभी तो बीज बनेगा। अब आपने फल बना दिया, उसके बाद क्या बनेगा, फल के अंदर बीज बनेगा, तो आप तो ये पता ही है पहले से। ठीक, हाँ प्रश्न ये, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा में। अगर मैं कहूँ आईएमपी है तो है। ठीक है, अनिषेक फलन। अगर देखो, बहुत अच्छी परिभाषा है। क्या कहेंगे आप, बिना निषेचन के किसी पौधों में फल का निर्माण हो जाए, बिना निषेचन के अगर किसी पौधों में फल का निर्माण हो जाए, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनिषेक फलन। ठीक है, बिना निषेचन के। अब बता सकते हो एग्जाम्पल, तरबूज, तरबूज हो गया आपका, एक संतरा हो गया। ठीक है, एक आदि, बिना निषेचन के जिन पौधों में फल का निर्माण हो जाए वो क्या कहलाएगा, अनिषेक फलन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में तरबूज, संतरा आपके लिए बेहतर एग्जाम्पल का काम करेंगे। बिना निषेचन के अगर किसी पौधे में फल का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहेंगे। बहुत इजी परिभाषा में बता रहा हूँ, किताब में बहुत लंबा लंबा दिया गया है। आपको बस समझाना है कि आखिर आपको परीक्षा में पेपर आ जाए, प्रश्न आ जाए, इस प्रकार को लिखना क्या है। अब लिखा है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, बहुत अच्छी बात, अनिषेक जनन, बिल्कुल सेम प्रश्न है, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। अब इसमें क्या कहेंगे, बिना निषेचन के जिन पौधों में बीज का निर्माण हो जाए,
बिना निषेचन के जिन पौधों में उसमें फल निर्माण हो रहा था, फलन मतलब फल और जनन मतलब बीज, जनन मतलब बीज, ठीक है। बिना निषेचन के जिन पौधों में बीज का निर्माण हो जाए वो क्या कहलाएगा, अनिषेक जनन। अब इसमें आप मुकोए, मुकोया का पेड़ देखा होगा, मुकोए, निकोटियाना, निकोटियाना एक है एग्जाम्पल में, निकोटियाना मतलब तम्बाकू का पौधा, ठीक है, निकोटियाना। तो ये आपको अनिषेक जनन के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। एक प्रश्न और आता है, असंग जनन। एक प्रश्न और इसमें भी देखो बिना निषेचन के फल बीज का निर्माण कराएंगे, ठीक है, फल या बीज का निर्माण, जैसे आपका हो गया असंग जनन के बारे में आप बताएंगे, ठीक है, असंग जनन, असंग जनन ये तो हो गया। असंग जनन की और बात कर लेते हैं। ये 3 प्रश्न हम बताएं, असंग बहुत अच्छे हैं, बच्चा तैयार कर लेना। असंग जनन परीक्षा में इसके बारे में बहुत बार पूछा गया। असंग जनन बिना निषेचन के फल या बीज का निर्माण करना असंग जनन कहलाएगा। बिना निषेचन, इसमें भी बिना निषेचन, उसमें भी बिना निषेचन के, और उसमें भी बिना निषेचन के हो रहा था। तो 3 प्रश्न बिना निषेचन के वाले हैं, एक असंग जनन हो गया, एक असंग फलन हो गया, अरे यार असंग फलन का अनिषेक फलन होता, एक हो गया अनिषेक जनन हो गया। तो ये तीनों प्रश्न आपको तैयार करके जाना, परीक्षा में ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलो भाई, असंग जनन बिना निषेचन के बीज फल का निर्माण करने वाले को क्या कहेंगे, पौधों को असंग जनन कहेंगे, असंग जनन। अब इसमें अब क्या क्या आता, कायिक जनन आता है। कैसे हम बताएंगे, कायिक जनन, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया हमने पेपर, देखो ये क्या लिख दिया, कायिक जनन इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, अब देखो ये असंग जनन का ही भाग है, ये असंग जनन का ही भाग है, मैं बता रहा हूँ, ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। अब इसमें होता क्या, देखो अब जब मान लीजिए इसमें किसी कायिक भाग से अगर कोई पौधा निकलता है, किसी कायिक भाग से कोई पौधा निकलता है, उससे कायिक जनन, कायिक भाग क्या होता है, मान लीजिए आपने सैतूस की डाल देखी होगी, सैतूस की डाल मैं बना दे रहा हूँ इस प्रकार से, और जगह से इस प्रकार से कट देखोगे, यहाँ से मतलब यहाँ से इस प्रकार से कट लगा हुआ है, यहाँ पे एक मैं कट मारे दे रहा हूँ, यहाँ पे कट मारे दे रहा हूँ, यहाँ से कट मारे दे रहा हूँ, यहाँ से कट मारे दे। अब मान लीजिए यहाँ से अगर कोई पौधा निकल आता है, यहाँ से कोई पौधा निकल आता है, यहाँ से कोई पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, ये वाला भाग होगा आपका कायिक भाग होगा। कैसा भाग होगा, कायिक भाग। तो यहाँ से एक नया पौधा विकसित हुआ, डंगी से एक नया पौधा निकला, डाल से एक नया पौधा निकला, तो ये क्या कहेंगे, कायिक। मतलब वह जनन जिसमें कायिक भाग से किसी पौधे का वह जनन, पेड़ पौधों का वह जनन जिसमें कायिक भाग से अगर कोई नया पौधा विकसित होता है। मान लीजिए आप किसी पेड़ से ये डाल तोड़ लिया, आपने खूब पता होगा शहतूत की डाल आप मिट्टी में गाड़ दोगे तब भी वो चल जाती है, लेकिन पौधे कहाँ से निकलना स्टार्ट होंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से इस प्रकार से निकलेंगे। तो ये कायिक भाग होते हैं। कायिक भाग से जब पौधा निकलता है उससे क्या कहेंगे हम, कायिक जनन कहेंगे, ठीक है। आप जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, आलू भी हो सकते हैं भाई, आलू की आंख से निकलता पौधा। गन्ना हो सकता है आपका, गन्ना देखो गांठ होती है, उसे काट देते तो जहाँ से भाग होता है वो वहां से पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कायिक जनन के एग्जाम्पल बेहतर है, ठीक है।